हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके प्यारे यूट्यूब चैनल नर्सिंग नितिन में। तो जी हाँ दोस्तों, आज मैं फिर लौट के आया हूँ आपके साथ में। किसके साथ में? CHO स्पेशल सीरीज की क्लास नंबर 12 के साथ में। ठीक है, 12th क्लास ही रहने वाली है, जिसमें हम तमाम प्रकार के क्वेश्चन जो भी एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं CHO के और स्टाफ नर्स के, उसके बारे में थोड़ा वार्तालाप करेंगे। ठीक है, जानेंगे कि कौन से प्रश्न जो है एंडोवे फिजियोलॉजी के वो एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो पहला प्रश्न जो है वो आपकी स्क्रीन पर ये रहा दोस्तों। अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां पर जाकर आप जुड़ सकते हैं। दोस्तों, पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा दोस्तों। कोऑर्डिनेट टेंडिनाई इज फाउंड इन। कोऑर्डिनेट टेंडिनाई कहाँ पर पाया जाता है, ये आपको पता होना चाहिए। तो जैसा कि आप सभी को पता है, जो आपके हर्ट होता है उसके अंदर आपकी पुरकेंजी फाइबर, कोऑर्डिना टेंडिनाई, ट्राइकस्पिड वॉल, बाइकस्पिड वॉल, एवी वॉल, अब बात करें इन सभी को। ठीक है, तो दोस्तों ये क्या है, हमारे कोऑर्डिनेट टेंडिनाई जो होता है ये कहाँ पर पाया जाता है? हर्ट पे पाया जाता है, हर्ट पे पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, कोऑर्डिनेट टेंडिनाई कहाँ पर पाया जाता है? हर्ट पे पाया, हर्ट के अंदर पाया जाता है। ये आप सभी को पता होना चाहिए। चलिए दोस्तों, दूसरे प्रश्न की बात करते हैं हम। आज के दूसरे प्रश्न की बात, विच स्ट्रक्चर इज आल्सो नोन एज पेस मेकर ऑफ द हार्ट। किस स्ट्रक्चर को पेस मेकर ऑफ द हार्ट भी कहा जाता है दोस्तों? तो आप सभी को पता है हार्ट को आवश्यकता होती है कॉन्ट्रैक्शन की। तो कॉन्ट्रैक्शन के लिए इलेक्ट्रिक इम्पल्सेस की आवश्यकता होती है। तो उसके लिए क्या होता है दोस्तों, आप सभी को पता है कि जो पहला जो पेस मेकर होता है, मेन पेस मेकर जिसको कहा जाता है, वो कहा जाता है ऐसे नोड को। और ऐसे नोड की फुल फॉर्म क्या है? साइनो एंटीवेंट्रिकुलर नोड जो है उसको कहा जाता है ऐसे नोड। और दूसरा जो, अगर ऐसे नोड किसी कारण से काम करना बंद कर देता है तो दोस्तों क्या होता है, आपके जो एवी नोड होता है ये उसकी तरह के वर्क करता है। तो पहले अगर पूछा जाए तो आपका पेस मेकर किसको कहा जाता है? वो कहा जाता है आपके ऐसे नोड को पेस मेकर ऑफ द हार्ट भी कहा जाता है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। टोटल पीरियड ऑफ वन कार्डिक साइकिल। दोस्तों, एक कार्डिक साइकिल मतलब कि एक बार हार्ट का कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होने के बीच में जो समय रहता है वो कितना रहता है? यानी कि एक बार हार्ट कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन करता है तो टोटल कितना समय लगता है उसको एक बार कॉन्ट्रैक्ट करने में और रिलैक्स करने में। तो आप सभी को पता होना चाहिए कि एक बार किसी कार्डिक साइकिल, जब आपका हार्ट हो गया, ठीक है, ये आपके लेफ्ट एट्रियम हो गया, लेफ्ट वेंट्रिकल हो गया, राइट एट्रियम हो गया और राइट वेंट्रिकल हो गया। ठीक है, अब क्या होता है, ब्लड यहाँ से आएगा तो ये रिलैक्स हो जाएगा और ब्लड यहाँ से जाएगा तो ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो ठीक है, ये सभी को पता है कि यहाँ से प्योर ब्लड आता है आपके अंदर और यहाँ से इम्प्योर ब्लड आपके लंग्स की तरफ जाता है। तो आपकी बॉडी के अंदर जब ब्लड जाता है उसको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शन, और रिलैक्सेशन आपके जब आपके हार्ट के अंदर से पूरा जब ब्लड है वो खाली हो जाता है तो रिलैक्सेशन कहलाता है। तो दोस्तों इसके अंदर जो समय लगता है आपका वो कितना लगता है? 0.8 सेकंड लगता है। यानी कि एक हार्ट को कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन में कितना वक्त लगता है, वन कार्डियक साइकिल में कितना वक्त लगेगा? 0.8 सेकंड आपका वक्त लगता है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। इन ए हेल्दी एडल्ट स्ट्रोक वॉल्यूम इज अप्रोक्सीमेटली। एक हेल्थी एडल्ट में, यानी कि एक नॉर्मल जो इंसान है उसके जो हेल्थी एडल्ट के अंदर स्ट्रोक वॉल्यूम कितना होगा? यानी कि एक बार में जब कॉन्ट्रैक्शन होगा तो एक कॉन्ट्रैक्शन में कितना ब्लड जो है वो हार्ट से बाहर निकलेगा, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो आप सभी को पता है नॉर्मल स्ट्रोक वॉल्यूम कितना होता है आपका? कितना होता है दोस्तों? नॉर्मल स्ट्रोक वॉल्यूम जो होता है आपका वो कितना होता है? 70 ml पर कॉन्ट्रैक्शन, यानी कि 70 ml ब्लड निकलेगा आपका प्रति हार्ट के कॉन्ट्रैक्शन में। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? 70 ml इज द राइट आंसर। ठीक है, स्ट्रोक वॉल्यूम ऑफ हार्ट का मतलब होता है कि कितना ब्लड आपका हार्ट से सर्कुलेशन के अंदर गया है एक कॉन्ट्रैक्शन में, उसको कहा जाता है 70 ml ब्लड आपका स्ट्रोक वॉल्यूम कहलाता है अप्रोक्सीमेटली। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अमाउंट ऑफ कार्डिक आउटपुट इन ए हेल्थी एडल्ट इज अप्रोक्सीमेटली। अब आप बात करते हैं कि कितनी अमाउंट में कार्डिक आउटपुट हेल्थी एडल्ट के अंदर अप्रोक्सीमेटली कितना कार्डिक आउटपुट, मतलब कितने लीटर प्रति मिनट आपके दर से आपका जो कार्डिक आउटपुट होता है, यानी कि ब्लड बाहर निकलता है एक, मतलब हर मिनट में कितने लीटर ब्लड जो है एक मिनट में बाहर निकलता है हार्ट से, वो पूछा जा रहा है हर कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, टोटल कॉन्ट्रैक्शन जितने भी एक मिनट में होते हैं उस, जैसे कि 72 बीट पर मिनट होता है तो 72 कॉन्ट्रैक्शन हो गए। तो बात करते हैं कि टोटल एक मिनट में
कितने लीटर ब्लड जो है वो हार्ट से बाहर निकलता है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। तो आप सभी को पता होना चाहिए कि 5 लीटर प्रति मिनट कितना दोस्तों दोस्तों 5 ml प्रति मिनट जो है 5 लीटर प्रति मिनट जो है, ठीक है, 5 लीटर प्रति मिनट, या बात कर सकते हैं 5000 ml प्रति मिनट जो है ब्लड जो है वो हर मिनट के अंदर जाता है, ठीक है। तो आप सभी को पता होना चाहिए कि 5 लीटर प्रति मिनट जो ब्लड है वो कार्डिक आउटपुट होता है आपका, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, डी इज द राइट आंसर, ठीक है दोस्तों। समझ में आ रहा है आप सभी को? अगर समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। इन एन एडल्ट नॉर्मल वैल्यू ऑफ बीपी इज, नॉर्मल एडल्ट का ब्लड प्रेशर कितना होता है ये आपको पता करना है। ये KPK में दिया हुआ है आपके नॉर्मली, ठीक है, किलो पास्कल्स में दिया हुआ है। तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा कि एक नॉर्मल एडल्ट का बीपी कितना होता है वैल्यू में, वो होता है आपका कितना दोस्तों, वो होता है आपका 16 kPK प्रति 11 kPK। अब इसको समझने का प्रयास करेंगे कि ये कैसे होता है। तो दोस्तों देखिए इसके अंदर क्या होता है कि जो किलो पास्कल है, यानी कि 1 किलो पास्कल जो होता है, 1 किलो पास्कल जो होता है ना, 1 किलो पास्कल जो होता है, 1 किलो पास्कल इक्वल टू 7.5 mmHg होता है, ठीक है। ये तो हो गया 1 किलो पास्कल की वैल्यू। अब आप सभी को पता है 120 क्या होता है, सिस्टोलिक बीपी होता है। 120 mmHg इक्वल टू कितना हो गया, 16 किलो पास्कल हो गया, ठीक है। अब 80 mmHg कितना होगा, 80 mmHg में कितना होगा आपका 11 किलो पास्कल होगा। टोटल बात की जाए तो ब्लड प्रेशर 120/80 होता है, तो आपका कितने किलो पास्कल हो गए, 16 और 11 किलो पास्कल आपका आंसर राइट हो जाता है। तो चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। द इंस्ट्रूमेंट डेट इज यूज्ड फॉर द मेजरिंग बीपी, बीपी को नापने की कौन सी मशीन होती है, कौन सा इंस्ट्रूमेंट कहलाता है बीपी को नापने के लिए, ये तो सभी को पता ही होना चाहिए कि जो आपका स्पैग्नोमेनोमीटर जो है, जो बीपी कफ लगा होता है, मरकरी लगा होता है, जिससे आप बीपी को कैलकुलेट करते हैं, देखते हैं, नापते हैं, उसको क्या कहते हैं इंग्लिश में, उसको कहते हैं स्पैग्नोमेनोमीटर, ठीक है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। आपकी स्क्रीन पर ये रहा दोस्तों, स्मॉलेस्ट आर्टरीज आर आल्सो नोन है, जो भी स्मॉलेस्ट आर्टरीज होती है ना, छोटी आर्टरी होती है जिसके अंदर ब्लड कैपिलरी के ब्लड भरा हुआ होता है, उसको क्या कहते हैं दोस्तों, वो क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। तो आप सभी को पता है, जैसा कि मैंने आपको बोला कि जो स्मॉलेस्ट आर्टरी होती है वो उसको क्या बोलते हैं दोस्तों, स्मॉलेस्ट आर्टरियों को बोलते हैं आर्टरीहोल्स। आर्टरीहोल्स जो होते हैं वो बेसिकली क्या होते हैं, स्मॉलेस्ट क्या होती है, आर्टरी होती है जो ब्लड से भरी हुई होती है, ठीक है दोस्तों। तो इसको क्या बोलते हैं अपन, आर्टरीहोल्स बोलते हैं। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। आपकी स्क्रीन पर ये रहा, वीडियो को लाइक जरूर कर दिएगा दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं। विच इज द फर्स्ट आर्टरी ऑफ जर्नल सर्कुलेशन, जर्नल सर्कुलेशन के अंदर पहली जो आर्टरी है जहां से ब्लड आपका प्योर ब्लड निकलता है, जाता है, जिसके थ्रू, वो कौन सी आर्टरी होती है जनरल सर्कुलेशन में ब्लड प्रोवाइड कराने की। तो आप सभी को पता है आरोटा जो होता है, सबसे बड़ी जो आर्टरी होती है ना, वो आरोटा होती है, जिसको अपन ब्लड, जहाँ से इम्प्योर ब्लड जो है निकलता है, ठीक है, पूरी बॉडी के अंदर जाता है आर्च ऑफ आरोटा से, तो उसको बोलते हैं आरोटा, ठीक है। उसको क्या बोलते हैं, धमनी बोलते हैं, सबसे बड़ी धमनी, सबसे पहली धमनी जहाँ से आपका ब्लड क्या है बॉडी के अंदर जाता है, उसको बोलते हैं अपन आरोटा। अब बात करते हैं नेक्स्ट, परसेंटेज ऑफ टोटल ब्लड रिसीव्ड बाय द आर्टरी टू द हार्ट इज, आपके हार्ट को, आपके जो दिल होता है उसको कोरोनरी आर्टरी के द्वारा कितना ब्लड सप्लाई प्रोवाइड कराया जाता है, मतलब कि एक हार्ट को कितना ब्लड सप्लाई प्रोवाइड किया जाता है कोरोनरी आर्टरी के माध्यम से, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। तो आप सभी को पता होना चाहिए कि 5% ब्लड जो है वो आपके हार्ट को प्रोवाइड किया जाता है कोरोनरी आर्टरी के द्वारा, किसके द्वारा, कोरोनरी आर्टरी के द्वारा आपके 5% ब्लड जो है वो हार्ट को प्रोवाइड किया जाता है। समझ में आया? चलिए अब हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। आपकी स्क्रीन पर ये रहा दोस्तों, द फर्स्ट हर्ट साउंड लब इज हर्ड ड्यूरिंग टू, जो पहला हर्ट साउंड होता है, बहुत सारे हर्ट साउंड होते हैं, लब होता है,
डब होता है, टा होता है, फिर लब होता है, फिर डब होता है, फिर टा होता है। ठीक है, ये बहुत सारे हर्ड साउंड्स होते हैं। तो पहला जो हर्ड साउंड होता है ना, फर्स्ट हर्ड साउंड लब, ये लब जो साउंड होता है ये कब सुनाई पड़ता है, कब सुनने में पड़ता है आपको, कब आपको सुनाई देगा ये लब वाला साउंड? ये दोस्तों तब सुनाई देगा जब आपकी जो एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व जो होते हैं वो क्या हो जाते हैं, क्लोज हो जाते हैं। आपके एट्रियम के वाल और वेंट्रिकुलर के जो वाल होते हैं, ट्राइकस्पिड वाल हो गया चाहे बाइकस्पिड वाल हो गया, ठीक है, ठीक है, और पल्मोनरी वाल हो गया, एंट्रोवेंट्रिकुलर वाल जो है ना आपके, ट्राइकस्पिड वाल, बाइकस्पिड वाल, है ना, ये सब जो होते हैं ना, ये जब क्लोज होते हैं, ब्लड कॉन्ट्रैक्शन होता है, तब सुनाई देता है आपका क्या, लब साउंड। ठीक है, तो सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका, क्लोजर ऑफ एंट्रोवेंट्रिकुलर वाल इज नॉन एज लब साउंड जब सुनाई देगी आपको। ठीक है, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। द सेकेंड हर्ड साउंड डब इज हर्ड ड्यू टू, जो दूसरी हर्ड साउंड है, पहले की तो बात हमने कर ली, अब दूसरी जो डब था सॉरी, वो डब था, डब नहीं था। ठीक है, डब साउंड, कौन सी साउंड, डब साउंड जो होगी वो कब सुनाई पड़ेगी आपको, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो पहले तो क्लोजर तो एंटीवेंट्रिकुलर वाल के क्लोजर में सुनाई पड़ रही थी, अब कब सुनाई देगी दोस्तों, जब सुनाई देगी आर्टोटिक और पल्मोनरी वाल्व जो होंगे ना वो क्लोज होंगे। ठीक है, तब सुनाई देगी आपकी कौन सी साउंड, डब साउंड। अब मैं आपको बता देता हूँ ये कैसे सुनाई पड़ती है, उसको बता देता हूँ। ठीक है, तो देखिए मैंने आपको बताया था कि ये देखिए, ये आपका हर्ट हो गया, ये इसके 4 चैम्बर हो गए हर्ट के। ठीक है, ये हो गया आपका ये हो गया आपका लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, ये आपके वॉल हो गए। ठीक है, ये देखिए, ये हो गया आपका क्या, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल। ठीक है, अब यहां पर ही दोस्तों क्या है, यहां पर ही दोस्तों एक वॉल यहां पे होता है, एक वॉल यहां पे होता है। ठीक है, ये देखिए, ये एक वॉल हो गया, ये एक वॉल हो गया। ठीक है, यहाँ से आपका प्योर ब्लड आता है, यहाँ जाता है, और यहाँ से निकलकर यहाँ आता है। ठीक है, तो ये हो गया प्योर ब्लड, और यहाँ से आपका इम्प्योर ब्लड आता है, यहाँ जाता है, इसको हो गया इम्प्योर ब्लड। ठीक है, अब यहाँ से ये जो वॉल होते हैं ना, दोनों वॉल, इसको कहते हैं एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल, और ये दोनों जो वॉल होते हैं इसको कहते हैं अपन क्या, ये तो होता है एरोटिक वॉल, और ये वाला जो होता है, ये जो होता है, ये होता है आपका पल्मोनरी वॉल। ठीक है, तो यही होता है कि जब आपकी ये दोनों वॉल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तब तो लब साउंड सुनाई देती है, और ये दोनों वॉल जब कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो डब साउंड सुनाई देती है। तो समझ में आया सभी को? चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। कोरोनरी आर्टरीज आर द ब्रांचेस ऑफ, जो कोरोनरी आर्टरी होती है वो किसकी ब्रांचेस रहती है, कोरोनरी आर्टरीज जो होती है वो किसकी ब्रांच होती है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है दोस्तों। तो आप सभी को पता होना चाहिए जो कोरोनरी आर्टरी होती है वो ब्रांच होती है किसकी, असेंडिंग आर्टरी की। किसकी, असेंडिंग आर्टरी, जो कि ऊपर की तरफ मूव आउट करने वाली आर्टरी जो है उसको कहते हैं असेंडिंग आर्टरी। तो आंसर क्या हो जाएगा कि कोरोनरी आर्टरी किसकी ब्रांच रहती है, असेंडिंग आर्टरी की ब्रांच रहती है। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। इन ईसीजी रिलैक्सेशन ऑफ वेंट्रिकुलर मसल्स इज रिप्रेजेंटेड बाय, ईसीजी के अंदर
जो वेंट्रिकुलर मसल्स जो होती है उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, मतलब कि ये होता है आपका पी वेव, क्यू आर एस वेव, टी वेव, ये होती है पी क्यू आर एस टी, ठीक है, ये पी क्यू आर एस टी वेव्स होती है। तो जो वेंट्रिकल जो हो गए ना, वेंट्रिकल की मसल्स जब रिलैक्स हो जाएगी तो आप कौन से ईसीजी के अंदर किस वेव से आप क्या करेंगे, उसको डिनोट करेंगे, किस वेव को देखेंगे आप, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। तो आप सभी को पता होना चाहिए कि जो क्यू आर एस वेव्स होती है ये बेसिकली क्या होती है, ये आपकी क्यू आर एस वेव्स जो होती है ना, क्यू आर एस वेव्स, ये क्यू आर एस वेव जो होती है ये बेसिकली रिप्रेजेंट करती है आपके वेंट्रिकल्स को, ठीक है, कि वेंट्रिकल के अंदर कॉन्ट्रैक्शन होगा, रिलैक्सेशन होगा, ये क्यू आर एस वेव से डिनोट करेगी, ठीक है। चलिए अब मैं बात करूंगा आपसे कि ईसीजी के इंटरप्रिटेशन के बारे में, कि ईसीजी के अंदर कौन कौन सी चीज़ें कब देखने को मिलती है, कैसे देखने को मिलती है, अगर कौन सी कंडीशन में क्या कंडीशन होती है, सबके बारे में बात करूंगा, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं अब ईसीजी के बारे में, समझते हैं ईसीजी को। ईसीजी की बात करें तो ईसीजी का इंटरप्रिटेशन करने के लिए आपको वर्ड समझना होगा डीपोलराइजेशन। डीपोलराइजेशन का मतलब क्या होता है, रीपोलराइजेशन का मतलब क्या होता है, ये आपको समझना होगा। डीपोलराइजेशन मतलब होता है कि जब हार्ट आपका कॉन्ट्रैक्ट करता है, हार्ट की मसल जब कॉन्ट्रैक्ट करती है तो कहा जाता है डीपोलराइजेशन। लेकिन बात करें रिपोलराइजेशन की, तो रिपोलराइजेशन तब जब दिखाई पड़ता है हार्ट के अंदर जब आपकी हार्ट की मसल रिलैक्स होती है, यानी कि जब हार्ट की मसल कॉन्ट्रैक्ट होगी, कॉन्ट्रैक्शन होगा हार्ट की मसल्स का, तो क्या होगा, और रिलैक्सेशन होगा तो क्या होगा। दोनों ही सवाल जो है काफ़ी अच्छे हैं। तो आप सभी को पता होना चाहिए कि जब कॉन्ट्रैक्शन होगा तब तो क्या होगा, डीपोलराइजेशन होगा, क्या होगा, डीपोलराइजेशन होगा। लेकिन जब रिलैक्सेशन होगा तब होगा रीपोलराइजेशन, ठीक है। चलिए तो हमने ये समझ लिया, अब हम समझते हैं ईसीजी की वेव्स के बारे में। ईसीजी की वेव के अंदर जो पी वेव होगी वो रिप्रेजेंट करती है एट्रियम डीपोलराइजेशन, यानी कि जब आपके एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट होंगे, चाहे वो लेफ्ट एट्रियम हो चाहे वो राइट एट्रियम हो, ठीक है। अब नॉर्मल ड्यूरेशन जो होता है पी वेव का वो होता है 0.12 सेकेंड। कितना होता है, 0.12 सेकेंड पी वेव का क्या होता है, नॉर्मल समय रहता है, यानी कि आपके जो कॉन्ट्रैक्शन होता है किसका, एट्रियम का, वो कितने समय में होता है, 0.12 सेकेंड में होता है। यानी कि 3 स्मॉल बॉक्स जो आपके ईसीजी के बॉक्स होते हैं, तो 1 बॉक्स, 2 बॉक्स और 3 बॉक्स, तीनों ही बॉक्स से मिलकर क्या बनता है, आपका पी वेव बनता है। तो 0.4 सेकेंड जो होता है ना, ये होता है आपका इसमें एक बॉक्स का। चलिए अब बात करते हैं पीआर इंटरवल क्या होता है। तो दोस्तों पीआर इंटरवल मतलब होता है, पीआर इंटरवल मतलब ये मैंने आपको बताया, ये पी वेव से लेकर और आर वेव के बीच की दूरी वो होता है पीआर इंटरवल, कितना समय लग रहा है। तो इट मीन्स फायरिंग कॉन्ट्रैक्शन फ्रॉम एट्रिया टू वेंट्रिकल, मतलब कि एट्रियम से वेंट्रिकल के बीच में, कॉन्ट्रैक्शन के बीच में जो देरी लगती है इसको कहते हैं पीआर इंटरवल। ये जो नॉर्मल पीआर इंटरवल होता है वो कितना होता है दोस्तों, वो होता है आपका 0.12 से लेकर 20 सेकंड तक होता है, 0.20 सेकंड तक, 0.20 सेकंड तक। यानी कि बात करें कि 3 स्मॉल बॉक्स से लेकर 5 स्मॉल बॉक्स नॉर्मल रहता है, ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्यू आर एस सेगमेंट क्या रहता है, तो पी वेव, क्यू आर एस वेव, टी वेव। तो क्यू आर एस ये तीनों वेव्स होती है, वेंट्रिकल को डिनोट करती है। यानी कि जब वेंट्रिकल क्या करते हैं, डीपोलराइज होते हैं, मतलब कि कॉन्ट्रैक्शन होता है वेंट्रिकल का, तब कहा जाता है क्यू आर एस वेव्स बनती है। अब नॉर्मल क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स की बात की जाए तो कितनी होती है आपकी,
0.04 सेकंड से लेकर 0.1 सेकंड तक नॉर्मल समय लगता है वेंट्रिकल को कॉन्ट्रैक्ट होने में, यानी कि 1 या फिर 2.5 स्मॉल स्क्वायर जो होते हैं वो होते हैं। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं एसटी सेगमेंट के बारे में। तो एसटी सेगमेंट कब देखने को मिलता है, तो वही बात, पी वेव, क्यू आर एस वेव, टी वेव। तो पी क्यू आर एस टी, तो एसटी सेगमेंट मतलब कि यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी, तो एसटी सेगमेंट वो होता है। तो ये किसको इंडिकेट करता है, वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन को एंड रीपोलराइजेशन को। मतलब कि वेंट्रिकल के जो वेंट्रिकल्स होते हैं वो कितने तो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, कितना कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है उसमें, और कितना रिलैक्सेशन हो रहा है, ये दोनों ही चीज़ों को डिनोट करते हैं ये। अब नॉर्मल एसटी सेगमेंट की बात की जाए तो 0.08 सेकंड होता है, यानी कि 2 स्मॉल बॉक्स इसके अंदर काउंट होते हैं। यानी कि नॉर्मल एसटी सेगमेंट की बात की जाए तो 0.08 सेकंड होता है और 2 स्मॉल बॉक्स काउंट करेंगे इसके अंदर ईसीजी में। अब बात करते हैं टी वेव की। ये जो वेव है टी वेव, इसके बारे में बात करेंगे। तो टी वेव जो होती है ना, वो इंडिकेट करती है वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन को। जब वेंट्रिकल्स क्या हो जाते हैं, रिलैक्स हो जाते हैं, है ना, बोथ वेंट्रिकल्स, उसको इंडिकेट करता है, वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन को इंडिकेट ये करता है। कौन सा वेव, टी वेव। अब बात करें नॉर्मल टी वेव की, जो समय लगता है वो कितना होता है, 0.08 सेकेंड नॉर्मल टी वेव से लेकर 0.012 सेकेंड होता है। दूसरे 3 स्मॉल बॉक्स काउंट किए जाते हैं इसमें। अब बात करते हैं लास्ट क्यूटी सेगमेंट, पी क्यू आर एस टी। तो क्यू पी क्यू आर एस टी, तो क्यू वेव से लेकर टी वेव के बीच का समय वो होता है क्यूटी इंटरवल। तो इंडिकेट करता है टोटल वेंट्रिकुलर का रिपोलराइजेशन और डिपोलराइजेशन, मतलब कि टोटल समय वेंट्रिकल्स के कॉन्ट्रैक्ट होने का और रिलैक्स होने का, इसके बीच में जो समय लगता है कॉन्ट्रैक्शन होने से लेकर रिलैक्स होने तक का समय, तो ये कितना होता है दोस्तों, तो वो होता है आपका नॉर्मल क्यूटी सेगमेंट, क्यूटी इंटरवल होता है 0.32 सेकंड से लेकर 0.40 सेकंड नॉर्मल समय लगता है वेंट्रिकल्स को कॉन्ट्रैक्ट होने से लेकर रिलैक्स होने तक। और उसको कितने स्मॉल स्क्वायर में काउंट किया जाता है, 8 से 10 स्मॉल स्क्वायर में काउंट किया जाता है। तो ये हमने समझा किसके बारे में, आपके ये जो था इसके बारे में, ईसीजी के बारे में। ठीक है, और भी सवाल आपका अगर आपके हैं तो आप कमेंट बॉक्स में रिप्लाई कर दीजिएगा। ठीक है, अगर आपको समझ में नहीं आया तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि और भी विद्यार्थी जो हैं हमारे चैनल से जुड़ सके। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ पर जाकर फॉलो कर सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी दिया हुआ है, वहाँ पर जाकर फॉलो कर सकते हैं। साथ ही में आपके पास जो है वो इंस्टाग्राम चैनल का भी लिंक दिया हुआ है, वहाँ पर जाकर भी आप फॉलो कर सकते हैं। तो दोस्तों कैसी लगी आपको क्लास, आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी एक नई क्लास के साथ में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।